हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो बच्चों, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जेईई मेन 2020 के लिए रिवाइज़ कर रहे हैं। इसके पहले आपकी 4 क्लासेज हो चुकी हैं। जिन बच्चों की वो क्लासेज मिसिंग हैं वो ज़रूर हमारे पोर्टल पे जाइए, यूट्यूब चैनल फ्यूचर आईआईटीएन विवेक सर के नाम पे जाइए और उसको फटाफट देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास में हम लोग, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था, कि आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गुमेंट, डी मोवर थ्योरम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आप पहली हेडिंग लिखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये माइक बार बार देखना पड़ता है कि कहीं पता लगेगा कि केवल वीडियो चल रहा है, आवाज़ ही गायब है। ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप सब लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं ज्यूम करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो देखो, अभी तक क्या था कि हम लोग z इक्वल टू इस तरह से पढ़े हुए हैं, x प्लस आयोटा वाई को कार्टेशियन फॉर्म, जहाँ पे x y रियल हैं, और r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर फॉर्म। इसको शॉर्ट में इस तरह से भी लिखा जाता है, r टाइम्स सिस थीटा। ये सिस मतलब क्या होता है, c फॉर कॉस, i फॉर आयोटा, s फॉर साइन और आर्गुमेंट के लिए थीटा। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म भी कहा जाता है। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं ना, जब आप उसमें आप कॉलेज में जाएंगे आईआईटीज़ में, और कॉम्प्लेक्स नंबर के मैथमेटिक्स नॉर्मली सबको पढ़ना ही है, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर का आप डेटा फीड करते हैं तो कैलकुलेटर पूछता है कि आप कार्टेशियन फॉर्म में एंट्री करना चाहते हैं या पोलर फॉर्म में। तो अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में एंट्री करोगे तो एक्स और वाई की एंट्री करनी होगी, और अगर पोलर फॉर्म में आप एंट्री करोगे तो आपको आर और थीटा मेंशन करना होगा, और अगेन थीटा इन डिग्री और रेडियन दोनों पार्ट आपसे पूछा जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन है ना, अच्छे से लिखिएगा आप लोग, कार्टेशियन फॉर्म। अब कहो कि ये कार्टेशियन हो गया, ये ट्रिगो हो गया, तो ये एक्सपोनेंशियल कहाँ को लिखवाया भाई, क्या हो गया एक्सपोनेंशियल लिखवाने का तरीका, बता रहा हूँ, वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो बेटा, थोड़ा सा वेट करोगे इंजॉय करोगे। तो देखो, ये जो है आर सिस थीटा जो लिखे हैं ना, इसी को एक दूसरे तरीके से लिखा जाता है, z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा होता है अपना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये कैसे आता है, इसके लिए आपको 1 मिनट का प्रूफ है। ई की पावर x जानते हैं, इसका एक्सपेंसन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ये तो मगे होंगे ना, सब लोग मगे ही होंगे लिमिट में, और जो नहीं मगे हैं वो मग लें। तो ई की पावर आयोटा थीटा क्या हो जाएगा, x की जगह पे आयोटा थीटा रख दें तो आयोटा थीटा, फिर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर होल बाई 2 फैक्टोरियल, फिर आयोटा थीटा का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर आयोटा थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस तरह से आप इन्फानाइट तक लिखोगे तो यहाँ पे 2 सीरीज बन जाएगी। पहली होगी जिसमें सिर्फ रियल आएंगे, थोड़ा पेशेंस से आपको लिखना है अगर समझना है तो, और नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसको मग लीजिए, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये पावर ऑफ आयोटा यूज़ करते जा रहा हूँ बच्चों। ये भाई साहब होते हैं कॉस और ये होते हैं साइन, तो इसको लिख दिया जाता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हम लोग लिमिट और डेरिवेटिव वाला जो टॉपिक है अपना, उसमें पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसन, जिसमें ई की पावर एक्स एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसन होता है, और जेई वाले का फेवरेट भी है, ये जेई वालों का काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। तो ई की पावर आयोटा थीटा सिमिलरली लिखा। हाँ, रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट एक तो 1 है, एक यहाँ आएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इनको एक ग्रुपिंग कर दिया, आयोटा कॉमन लिया तो थीटा, और ये माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल।
तो आयोटा के साथ जो लगा है वो साइन थीटा है और जो विदाउट आयोटा है वो कॉस थीटा है। तो इसी वजह से इस तरह से लिखते हैं। अब पूछोगे कि फ़ायदा क्या है, भाई प्रॉफिट क्या है, फ़ायदा क्या है बताओ। तो इसका फ़ायदा बच्चों ये है कि एक देखने में बेचारा छोटा है, छोटे को निपटाना बहुत आसान होता है ना, तो ये एक छोटा सा है, हैंडल करना इजी है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा बच्चों ये है कि ई की पावर में लिखे हैं तो एक्सपोनेंशियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आसानी से हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है। रोटेशन में भी इसको यूज़ करते हैं इजीली। डिवीज़न मतलब आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से ट्रीट करोगे तो आप देखना आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये रहा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर ई की पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे आर है अपना मॉडुलस ऑफ जेड और थीटा है आपका आर्गूमेंट, जिसको अब हम लोग लिखेंगे हमेशा प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट। लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट। आर्गूमेंट की बच्चों जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो जैसे हम लोगों ने लॉगरिथम में प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है ना, एग्जैक्टली उसी तरह से होती है। लॉग में वैसे तो 10 प्रॉपर्टी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली 3 होती हैं। पहली होती है आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, दूसरा होता है आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 और तीसरा होता है आर्गूमेंट ऑफ Z की पावर n। जैसे अगर ये लॉगरिथम रहता तो क्या लिखते बताओ। लॉग ऑफ Z1 Z2 को क्या लिखते, लॉग Z1 प्लस लॉग Z2 लिखते ना। एग्जैक्टली उसी तरह से आप लिखो। और यही सब प्रूफ बताने के लिए मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि आसानी से प्रूफ हो जाता है। तो ये लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, ये हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 और ये क्या होगा n टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ Z। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो राइट साइड लिख रहे हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि इससे प्रिंसिपल आर्गूमेंट मिले। तो हम लोग क्या करते हैं, और एक ये भी ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम लोग गोल 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 घूम के यहाँ पे पहुँच गए। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो आप क्या करना, वो कितना गोल गोल मारे हो उसको मत ध्यान रखना, आप तुरंत इसको ओरिजिन से ज्वाइन करना फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल आर्गूमेंट। फिर देखना कि ये पॉइंट एबव रियल एक्सिस है या बिलो रियल एक्सिस है। अगर एबव है तो रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना, और जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया है बिलो रियल एक्सिस है, तो ये एंगल जो है यही अपना प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको पता करके हम लोग प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिख देंगे विथ नेगेटिव साइन। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रिंसिपल आर्गूमेंट आए, तो इसमें एक 2k पाई की शिफ्टिंग कर देते हैं, 2 पाई की, और आगे लिखते हैं वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। आप चाहें तो यहीं लिख लीजिए, एंड प्रॉपर वैल्यू ऑफ k must be selected so that RHS lies in -π to π, और -π पे ओपन और पाई पे क्या है क्लोज्ड। मतलब हम क्या करेंगे, 2k पाई की शिफ्टिंग करके या 2 पाई के मल्टीपल की शिफ्टिंग करके RHS को भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट के रेंज में लाएंगे। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट का रेंज क्या होता है बताओ, -π से पाई, -π पे ओपन, पाई पे क्लोज। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। और ये जो मैं बना के डंडियाँ छोड़ देता हूँ ना, ये आपकी फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस भी आप ज़रूर लिखें। अब आप ये भी नहीं कि ऐसे क्रॉस डंडी बना के निकल लें। तो ये रहा आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़। एक लाइन की डेफिनेशन, मतलब रिजल्ट याद है कि लॉग की तरह यहाँ पे भी डील करेंगे, लेकिन 2k पाई की डीलिंग करनी होगी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा भाई साहब -π से +π के बीच में हो, तो इनको लाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि 2 आर्गूमेंट का सम अपना पाई से आगे चला जाए, तो 2 पाई शिफ्ट करते हुए उसको लाएंगे आगे, मतलब उस इंटरवल में लाया जाएगा। तो अब देखते हैं बच्चों कि इसका प्रूफ क्या है। और मैंने मॉडुलस के टाइम भी बताया था कि कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका प्रूफ मैं आर्गूमेंट सेक्शन में बताऊंगा। तो इनका हम लोग अब करते हैं प्रूफ, क्योंकि प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है और उससे हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो अब आप लिखिए प्रूफ। तो
मान लेते हैं Z1 है R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 और Z2 जो है वो लिखा है R2 e की पावर आयोटा थीटा 2। ये ऐसा इसलिए माना है क्योंकि हमें आर्गुमेंट से रिलेटेड प्रूफ करना है। जहाँ पे R1 क्या है तो मॉड्यूलस ऑफ Z1, R2 क्या है तो मॉड्यूलस ऑफ Z2, थीटा 1 क्या है तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 और थीटा 2 क्या है तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 है। अब अगर आपसे पूछूं कि Z1 Z2 निकालिए तो आप क्या करोगे, R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई R2 e की पावर आयोटा थीटा 2, तो ये आ जाएगा आपका R1 R2 e की पावर आयोटा टाइम्स थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ने का फ़ायदा। तो अगर मैं पूछूं कि मॉड ऑफ Z1 Z2 क्या है तो आप कहोगे R1 R2, और R1 R2 मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, जिसको मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस में डायरेक्टली लिखा था, उसका प्रूफ नहीं बताया था, ये रहा उसका प्रूफ। और आर्गुमेंट ऑफ अगर Z1 Z2 की बात करें तो क्या लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो e की पावर आयोटा के आगे जो लगा है वही होता है आर्गुमेंट, और ये है थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 क्या है आर्गुमेंट ऑफ Z1 और थीटा 2 क्या है आर्गुमेंट ऑफ Z2। इसमें 2 के पाई का फैक्टर हमने 100 किया नहीं लगाया है, वो इसलिए लगाया है क्योंकि ये वैल्यू आपकी माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाई करे, इस वजह से। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जैसे Z1 बाई Z2 करते तो ये क्या होता, अपॉन में आता, जैसे उसको भी अगर एक बार लिख ही लें तो ये हो जाएगा आपका R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 होल डिवाइडेड बाई R2 e की पावर आयोटा थीटा 2, तो ये हो जाएगा R1 बाई R2 e की पावर आयोटा टाइम्स थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, जो कि आप क्लियरली लिख सकते हैं दिस इज़ आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। दिख रहा है ना सबको। और ये क्या है, तो ये आप लिख सकते हो कि मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 कितना हो गया, तो दिस इज R1 बाई R2 एंड दिस इज मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया सिंपली। पावर का भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए लेट Z इक्वल टू R e की पावर आयोटा थीटा है तो आप Z की पावर n को लिखेंगे R e की पावर आयोटा थीटा की पावर n, तो ये हो गया R की पावर n इंटू e की पावर आयोटा टाइम्स n थीटा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि मॉड ऑफ Z की पावर n कितना है, तो R की पावर n विच इज़ मॉडुलस ऑफ Z की पावर n, ये भी मैंने लिखा था एक जगह। एन आर्गुमेंट ऑफ अगर मैं पूछूं कि Z की पावर n कितना है तो आप कहोगे n टाइम्स थीटा विच इज़ n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z। तो हमने 1 बाई 1 तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, आप इत्मीनान से लिखिएगा। यहाँ तक आप इत्मीनान से लिखना। और देखो मैंने क्या किया, सिंपली इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एज्यूम किया है, Z1 Z2 निकाला है, मॉड लिखा है, आर्गुमेंट लिखा है, और फिर क्या किया, Z की पावर n किया, और सारी चीज़ें देख रहे हैं। ऑब्वियसली आपकी कितनी आसानी से डीलिंग हो गई। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते या कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता, और उसी लेंदीनेस से बचने के लिए हमने क्या किया है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के थ्रू प्रूफ बताया। तो आई होप सब लोगों को प्रूफ क्लियर हो गया होगा। अच्छे से क्लियर नहीं है तो वीडियो को रिमाइंड मारिए, पीछे ले जाइए, फिर से देखिए और ख़ुद से करिए, पेन पेपर से लिखिए। मैथ्स पढ़ रहे हैं बच्चों तो पेन और पेपर तो रखना होगा ना। अब मैं तो एग्ज़ाम दूंगा नहीं, एग्ज़ाम किसको देना है, आपको। तैयारी कौन करेगा, आप। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको करते जाइए। ये हो गया, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके या नॉट ओके? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट हेडिंग लिखेंगे, और वो हेडिंग है डे मॉवर्स थ्योरम, जेई मेन फेवरेट, कहते हैं ना जेई मेन स्पेशल। इसको डीएमटी कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, वैसे पूरा नाम होता है डे मॉवर्स थ्योरम। और जैसा कि मैंने बताया ये जेई मेन आपका स्पेशल है, जेई मेन फेवरेट है, जेई मेन इस पे क्वेश्चन पूछता रहता है।
वो बार बार देखा हूँ क्वेश्चन देते रहते हैं। और ये है क्या बच्चों, बहुत सिंपल सा है कि कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर जो n है, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। और ये तब है जब n की वैल्यू क्या हो, इंटीजर हो जाए। अभी हम लोगों ने देखा इसका, अगर हम प्रूफ के बारे में बात करेंगे तो इसका प्रूफ सिंपल है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको मैंने क्या बताया था, इसको हमने अभी बताया था e की पावर आयोटा थीटा होल की पावर n करो, प्रॉपर्टी ऑफ पावर अप्लाई करिए तो ये आएगा, और फिर इसको ब्रेक कर देंगे तो कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा आएगा। तो ये आपका डे मोवर्स थ्योरम है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के लिए होता है। अगर n जो है आपका फ्रैक्शन नंबर हो गया, जैसे 2/3, 5/9 इस तरह का अगर हो गया, तो उसके लिए एक नोट पॉइंट अभी तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, और इसको मैं जब nth रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस करूँगा आफ्टर द ज्योमेट्री, तब आपको ये क्लियर होगा। तो ये बेसिकली इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज़ वन ऑफ द वैल्यू आउट ऑफ q वैल्यूज़ ऑफ cos of theta plus iota sin theta to the power n, where n equal to p by q, and आप ऐसे लिख सकते हैं if n equal to p by q, where p and q are co-prime। को-प्राइम का मतलब होता है बच्चों जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हों 1, और ये इंटीजर हों। तो देखो आगे जाके हम लोग nth रूट पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 4/3 लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, 4/3 इसका मतलब इसकी 3 वैल्यूज़ आएगी। तो 3 वैल्यूज़ में एक वैल्यू तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले पे बेस्ड है और वो आ जाएगी, और जो बाकी q के अलावा q-1 वैल्यूज़ आएंगी वो इससे मैच नहीं करेगा, उसको हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी वाले कंसेप्ट से निकालेंगे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज़ और, जहाँ तक जेई मेन का सवाल है, जेई मेन पहले केस से ही क्वेश्चन पूछेगा, इतना आप हम पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट मी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये हम आपका ऑलरेडी nth रूट ऑफ यूनिटी में डिस्कस कर देंगे, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, और मैथमेटिक्स एंजॉय करते रहिए, एंजॉय विथ कम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। तो ये हो गया आपका, मैंने क्या लिखवाया कि ये जो इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी क्यूज़। जैसे मैंने बताया कि 4/3 में 3 वैल्यूज़ जो आ रही हैं, तो एक वैल्यू तो आपका रिजल्ट से मैच करेगा, और बाकी दो आप कहोगे कि वो रिजल्ट से मैच नहीं करेगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका, हमने डे मोवर्स थ्योरम आपको बता दिया। अब इस पे बेस जेई मेन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो अब आप हेडिंग लिखो क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लियर हो गया हमारे की तरफ से। अब आपको -1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 50 की वैल्यू a प्लस आयोटा b गिवन है, तो आप a और b की वैल्यू निकालिए। ये अंडरस्टूड है कि हम यहाँ बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 51 टर्म्स लिखना बुद्धिमानी नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, आपको ये जो दिया है a प्लस आयोटा b की वैल्यू -1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 50। अब आप क्या करिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे पोलर फॉर्म, क्या आप पोलर फॉर्म जानते हैं? तो आंसर होगा यस, पिछली क्लास में ही तो पढ़ा था पोलर फॉर्म। तो क्या करेंगे फिर, तो इसका आर्गुमेंट अगर हम मान लीजिए z की वैल्यू, ये z1 लिख देते हैं -1 प्लस आयोटा रूट 3, तो आपको मालूम है कि मॉड z1 2 आएगा, और इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा z1 का वो कितना आएगा, तो 2π/3 आएगा। तो इसको लिखा जाएगा 2e की पावर आयोटा 2π/3 होल की पावर 50। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 50 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर आयोटा, और ये क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई 100π/3, और 100π को आप क्या लिख सकते हैं, तो 100π को आप लिख सकते हैं cos ऑफ 33π प्लस π/3 और प्लस आयोटा
साइन 33 पाई प्लस पाई बाई 3। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड या फोर्थ? थर्ड में कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 -√3/2। तो ये आप चेक करोगे तो आएगा -2⁴9 प्लस आयोटा टाइम्स -2⁴9 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाती है -2⁴9 और b जो मिल जाता है -2⁴9 टाइम्स √3। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे किया गया बच्चों, बताओ, ज़ोर से बोलो, जय माता दी। अरे भाई, जय माता दी के अलावा भी तो बोलना है। ये डे मोवर थ्योरम से किया गया है। फिर क्या हुआ, डे मोवर थ्योरम कैसे लगाया हमने, मुझे समझाओ। जब तक मुझे नहीं समझाओगे तब तक मैं समझूंगा नहीं कि आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आप पहले पोलर फॉर्म में लिखे हैं, पावर यूज़ किए, r e⁴ n = r⁴n मल्टीप्लाइड बाई e⁴n और ये 100 π/3, उसको 33 पाई प्लस π/3 लिखा गया, ये 100 π/3 ही है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, और कॉस ऑफ π/3 होता है 1/2, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से -1/2, ये -√3/2 मल्टीप्लिकेशन किया, पावर सिंप्लीफाई करते हुए a और b आ गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। क्या मैंने बोला, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि इसको आप लिख दीजिए वैल्यू, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिए, a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखिए, r cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स r sin थीटा लिख के r कंपेयर करते हुए r निकालिए, फिर थीटा निकालिए, जो हमने बेसिक मेथड डिस्कस कर दिया है। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो हमारा जो 4th क्लास है उसको ज़रूर देखें, ये है क्लास नंबर 5। दूसरा तरीका क्या है कि इसको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या करते हैं, ये जैसे -1 प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 है। तो इसको डायरेक्टली लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड है √2 और आर्गुमेंट 3π/4 है, और ये तो ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है। आप आराम से डील कर सकते हैं इनका, √2 टाइम्स e⁴ क्या लिखोगे, तो ये आएगा 3π/4 मतलब 135 डिग्री -60 डिग्री कितना होता है, 135 -60, इसको निकाला जाए 135 डिग्री में से क्या हमने सब्ट्रैक्ट करने को बोला 65, तो ये 5 और यहाँ 75 डिग्री आएगा। तो ये लिखा जाएगा e⁴5π/12। तो देखिए कितना आसानी से ये हो गया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो जेईई मेन के लिए इम्पोर्टेंट भी है ना, उसको भी लिखिए साथ में, अभी साइमल्टेनियसली लिखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3, और ये है इफ़ z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जेईई मेन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ऑफ यूनिट मॉड्यूलस। अब ये एक नया टर्म मिल गया भैया, यूनिट मॉड्यूलस। मॉड क्या बताया था, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। तो यूनिट मॉड्यूलस का मतलब मॉड्यूलस की वैल्यू 1। यूनिट मॉड्यूलर भी बोला जाता है, यूनी मॉड्यूलर, यूनिट मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट थीटा, देन आर्गुमेंट ऑफ 1 + z/1 + z की वैल्यू बतानी है आपको इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के आपके बहुत सारे मेथड हैं। जो सबसे आसान मेथड है, पहले तो क्वेश्चन समझिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस दिया है 1, क्योंकि यूनिट मॉड्यूलस लिखा है। यूनिट मॉड्यूलस का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड कितना हो गया बच्चों, 1 के इक्वल। और हर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने का जो तरीका है वो मॉड्यूलस और उसका आर्गुमेंट चाहिए। आर्गुमेंट कितना है, थीटा। तो क्या निकालना है हम लोगों को, 1 + z/1 + z। तो देखिए इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको मॉड ऑफ z की वैल्यू 1 दी है। क्या बोला था मैंने कि जब भी मॉड आए आंख बंद करके स्क्वायर करने आना चाहिए, तो उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो z × z कंजुगेट की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब हमें ये दिया है, इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है, आर्गुमेंट ऑफ 1 + z होल डिवाइडेड बाई 1 + z कंजुगेट।
तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड, और इसको लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाई जेड। तो आप एलसीएम लोगे तो आपको पता चलेगा कि यह आर्गूमेंट ऑफ फाइनली कितना बन गया, जेड, और आर्गूमेंट ऑफ जेड इज़ थीटा। तो एक तो ये है। दूसरा इसका एक और तरीका है बच्चों सॉल्व करने का, आप पेशेंस रखिएगा, उसको मैं बता देता हूँ। दूसरा ये है कि मान लीजिए कि हमें मैनिपुलेशन नहीं आता, तो आप क्या करिए, जेड की वैल्यू आप इस तरह से ज़रूर लिखेंगे क्योंकि यूनिट मॉडुलस दिया है। अब आपको निकालना है 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार। तो आप इसको लिखोगे 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा, और ये 1 प्लस ई की पावर माइनस टाइम्स आयोटा थीटा। तो ये फिर से आ जाएगा आपका, जैसे आप लिखोगे तो ई की पावर आयोटा थीटा, विच इज़ आपसे पूछा जाए कि आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आप लिख देंगे थीटा के इक्वल। ये जेई मेन 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें क्या है बेसिकली कि जिन स्टूडेंट को रिजल्ट याद है उनके लिए क्वेश्चन हमारे ख्याल से 10 सेकंड का भी नहीं है, लेकिन हाँ रिजल्ट नहीं याद है तो थोड़ी बहुत डाउट हो सकता है आपको। रिजल्ट्स को आप याद रखिए और हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बच्चों आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट, फिर डे मोवर्स थ्योरम, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। जो अगली क्लास है आपकी उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हैव ए ग्रेट डे।